जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आज ये हमारा दूसरा पार्ट 2 होगा, गद्य साहित्य का इतिहास। पिछली कक्षा में हमने आपको देखिए बच्चों यहाँ से पढ़ लिया था। देखिए ये सब हमने पढ़ लिया था और भारतीय युग से हमने कहा था कि अब फिर भारतीय पूर्व युग से हमने कहा था फिर से दोबारा प्रारंभ करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम प्रारंभ करते हैं कुछ वाक्यों को बोलते हुए। सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जीवन में बच्चों पढ़ाई से बड़ा इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं है। ये वर्तमान समय में जिस समय में आप जी रहे हो ना बच्चों, ये बड़ा कठिन समय है। यहाँ पर पढ़ना बहुत जरूरी है। ये जो आपका समय है, आपके माता पिता अगर आप पढ़ेंगे ना तो किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, किसी भी कष्ट में रहेंगे, आपको जी जान लगा के पढ़ाएंगे। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको काम नहीं करने देंगे। और वही बच्चों, अगर आप शादी विवाह हो जाए और उसके बाद आपका पढ़ने में मन लगे, परिस्थितियों को देखते हुए, दुख कष्ट को भोगते हुए फिर आपको लगे कि हमको फिर पढ़ना चाहिए, इससे क्या होता है बेटा कि हमको पढ़ने का समय नहीं मिलता है और फिर हम बहुत पछताते हैं कि हमने क्या किया था। हमारे पास तो बहुत समय था, डिजिटल व्यवस्था थी, बहुत से अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे थे, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था यूट्यूब, जिससे बहुत सारे सब शिक्षक लोग बढ़ अपना बेस्ट से बेस्ट पढ़ा रहे थे। हमने ही नहीं ध्यान दिया। तो बच्चों ये पछतावा जीवन में ना रहे। आज अब परिश्रम से जो पढ़ लेंगे ना बच्चों, तो ये जीवन में आपके बहुत काम आएगा। ये आप जो आज सीख रहे हैं यही आपके फ्यूचर में, आपके हर कदम पे आपको सही निर्णय में आपका साथ देगा, सहयोग करेगा। आपको हर कदम में आपका सहयोग करेगा बच्चों, आपके बहुत काम आएगा। आप फ्यूचर हो, आप इस देश के फ्यूचर हो, अपने माता पिता के फ्यूचर हो, आने वाले फ्यूचर हो आप। और जो भी आप सीख के जाओगे इस 2 4 6 सालों में फिर आगे, तो ये आपके कदम कदम पे आपको काम आएगा। आपको आचरण, नैतिकता यहाँ से सीखने को मिलेगी। हिंदी विषय एक ऐसा विषय है ना बच्चों, इस पे हर बच्चों को, हर व्यक्ति को मजबूती होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की भाषा है, हमारे राष्ट्र की भाषा है और हिंदी से हमें लगाव होना चाहिए। इससे हमें नैतिकता हमारे अंदर डेवलप होता है, हमें रामायण का ज्ञान होगा। इससे हम हिंदी अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी ना तो आगे चल के रामायण पढ़ पाएंगे, महाभारत पढ़ पाएंगे और अभी वर्तमान में भी। तो बच्चों हिंदी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उससे संबंधित जो शिक्षा है, पढ़ाई है, इसको हमको करना पड़ेगा। हमको सफल होने के लिए अभी से ही सजग होके चलना पड़ेगा, अभी से ही, क्योंकि सबकी इच्छा, सबके मन में इच्छा होती है। आजकल बच्चे तो अब थोड़ा एडवांस होने लगे हैं, सबके मन में इच्छा होने लगी है कि हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ करेंगे, अपने पैर पे खड़ेंगे, बेटियां हो या बेटे हो। बेटों को तो करना ही करना है, लेकिन बेटियां भी जागरूक हैं बच्चों, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में अपने मन में बनाई है कि कुछ ना कुछ हम फ्यूचर में बनेंगे। बस क्या है बच्चों, उनको सही दिशा निर्देश, सही गाइडलाइंस मिल नहीं पाता। बस वो सोचती हैं कि हम कुछ अपने जीवन में करेंगे, लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा साथ में कि अगर हमें कुछ लक्ष्य बनाए हैं तो उस पर काम भी करना पड़ेगा, अर्थात कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। हमको निरंतर अध्ययन करते रहना है। थोड़ा पढ़ेंगे पर लगातार पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है 1 दिन 2 दिन या 4 दिन 8 दिन पढ़ लिए फिर रख दिए किताब, नहीं, टाइम बहाना नहीं। जिस तरह से हमारा उठना, जागना, सोना, फिरना, खाना, जाना, आना जरूरी है, उस जरूरी हिस्से में हमारा पढ़ाई भी है। इसको हम 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा जितना भी समय दे सके निरंतर पढ़ें। ये हो सकता है कभी हम ज्यादा पढ़ लें, यह हो सकता है किसी कारणवश कभी कम पढ़ा जाए, किसी काम में ज्यादा व्यस्तता हो जाए, पर निरंतर पढ़ने की जो हैबिट होती है ना बच्चों, आपके जीवन में बहुत काम आएगा। तो आइए इन वाक्यों के साथ, इन मोटिवेशन शब्दों के साथ हम आपको आगे भारतीय युग को जानेंगे बच्चों। आप क्लास 9th के बच्चे हो, अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं आएंगी, आपको पहले से ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि कक्षा 8 तक तो चीजें होती नहीं है। ये सब गद्य युग क्या होता है, गद्य क्या होता है, पद कविता होता है, आप जानते हो, पाठ हो गया, कहानी होगा, कविता हो गया, लेकिन जो गद्य होता है, पद होता है, उससे रिलेटिव ये युग जो होता है, भारतीय युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, आधुनिक, ये दुनियादारी जो होता है बच्चों, ये क्लास 9th से शुरू होता है।
और ये क्लास 10th 11 12 और फिर आगे आप कंपटीशन एग्जाम देंगे, सब में ये काम आएगा। इसीलिए हमने बच्चों हमने ये सोचा कि हम क्यों ना बच्चों को यहीं से प्रारंभ करें, क्योंकि बच्चे जल्दी किताब नहीं उठाते हैं और कुछ बच्चों के पास तो किताब उपलब्ध भी नहीं होता है, और कुछ लोगों के पास होता है तो किसी कारण बस नहीं समझ पाते हैं, भाषा नहीं समझ पाते हैं, चीजें कैसे लिखी है नहीं समझ पाते हैं, इसलिए भी नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए बच्चों हम इस भाषा को सरल शब्दों में समझाते हुए पढ़ाना चाहते हैं, और ये पूरा विश्वास है कि आप समझेंगे भी, अगर कंसंट्रेशन से सुनेंगे तो आप समझेंगे भी। तो आइए बच्चों हम चलते हैं अपने पाठ की तरफ। भारतेंदु युग, पूर्व युग, भारतेंदु पूर्व युग अर्थात बच्चों जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना, उनसे पूर्व का जो युग है वहां से शुरू करते हैं, उसके बाद आपका भारतेंदु युग भी आएंगे। तो देखिए बच्चों, इनको हम समझते और समझाते हुए चलते हैं कि जो खड़ी बोली गद्य है ना बच्चों, खड़ी बोली गद्य, इसका जो प्रथम दर्शन है ये अकबर के दरबारी, किसके दरबारी थे ये? अकबर के दरबारी। कौन बच्चों? गंग कवि थे, इनके द्वारा रचित थी गंग चंद छंद वर्णन की महिमा। क्या नाम है बच्चों? ये देखिए, चंद छंद वर्णन की महिमा, ये चंद छंद वर्णन की महिमा, ये देख लीजिए। ये किसके द्वारा रची गई बच्चों? तो ये गंग कवि के द्वारा रची गई थी। किसके दरबारी कवि थे? तो ये अकबर के दरबारी कवि थे। ये खड़ी बोली का प्रथम दर्शन माना जाता है, प्रथम दर्शन माना जाता है बच्चों, या प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अब आइए बच्चों, ये देखिए राम प्रसाद निरंजनी, ये हम ऐसे हाईलाइट करते हुए डब्बे में, राम प्रसाद निरंजनी ने क्या लिखा? भाषा योग वशिष्ठ में लिखा बच्चों। किसने लिखा? राम प्रसाद भाषा योग वशिष्ठ, तो राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा। ये नामक ये जो रचना है बच्चों, ये खड़ी बोली का, एक खड़ी बोली में लिखी गई थी, जो कि ये खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना जाता है बच्चों। कैसा ग्रंथ है? प्रथम ग्रंथ है। और ये हिंदी विकास के सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि कलकत्ता में है बच्चों, ये देखिए कलकत्ता यहाँ पर लिखा भी है, कलकत्ता में है, इसका योगदान ज्यादा रहा, अर्थात इन्होंने प्रयास किया इसको क्या करते हैं, इसके विकास में, अर्थात ये जो ये देखिए यहाँ पर जो ये कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज है ना बच्चों, तो यहाँ से बुक का जो प्रकाशन होता था, तो इनका योगदान इसलिए रहा कि इस बुक को इन्होंने प्रकाशित किया, लोगों में पहुंचाया और लोगों ने पढ़ा, और इसलिए खड़ी बोली का विकास होना प्रारंभ हुआ। आइए बच्चों आगे देखते हैं कि आचार्य जो गिलक्राइस्ट थे, इन्होंने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। किसने अध्ययन किया भारतीय भाषाओं का? तो आचार्य गिलक्राइस्ट। देखिए बच्चों, आचार्य गिलक्राइस्ट, ये इन्होंने भारतीय भाषाओं का क्या किया? अध्ययन किया। क्यों किया? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन करने वाले थे या प्रशासक थे, नौकर चाकर थे, उनको सिखाने के लिए, क्योंकि अब भारत में थे, भारतीय भाषा आना बहुत आवश्यक था, इसलिए इन्होंने भारतीय भाषाओं का अध्ययन करके एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की। क्या की बच्चों? एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की। आइए बच्चों देखते हैं, गिलक्राइस्ट की देख रेख में अनेक पुस्तकों का अनुवाद हुआ, मौलिक रचनाएं भी लिखी गई। अब अनुवाद और मौलिक रचनाएं क्या हैं बच्चों, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो अनुवाद क्या होता है बच्चों? जैसे किसी अलग अलग भाषा में, फारसी हो गया, मतलब उर्दू में हो गया, फारसी में हो गया, अंग्रेजी में हो गया, अलग अलग किसी अलग भाषा में रहा होगा, तो उसको हिंदी में अपनी जरूरत के अनुसार हिंदी भाषा में अनुवाद हुआ। और मौलिक रचना बच्चा जो किसी क्या कहते हैं, किसी कवि द्वारा लिखा जाए, अपना खुद का लिखा जाए, तो उसको मौलिक रचना कहते हैं। अब इसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, ये 4 स्तंभ हैं, प्राचीन जो आचार्य हैं ये 4, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदा सुखलाल का योगदान भी अविस्मरणीय है। इंसा अल्लाह खां देखिए बच्चों, रानी केतकी की कहानी लिखे हैं। देखिए ये रानी केतकी की कहानी है, ये ठेठ बोलचाल की भाषा में था। किस भाषा में था? ठेठ हिंदी बोलचाल की भाषा में थी। कौन किसकी थी? इंसा अल्लाह खां की। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप कॉपी में उतारिएगा। और लल्लू लाल की जो क्या है बच्चों, 14 रचनाएं बताई जाती हैं, लेकिन उसमें जो प्रेम सागर है वो बहुत प्रसिद्ध रचना है। किसकी? लल्लू लाल की। उसके बाद ये बच्चों सदल मिश्र आते हैं। सदल मिश्र क्या लिखे हैं? नासिकेतोपाख्यान। ये आपने सुना होगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपने सुना होगा, इसको याद करके रखिए। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान और अध्यात्म रामायण,
देखिए बच्चों, और अध्यात्म रामायण और तथा रामचरित की रचना की है। फिर आगे सदा सुखलाल आते हैं बच्चे, चौथे स्तंभ। ये अपने सहयोगी की तुलना में, जैसे सहयोगी अर्थात ये जैसे आपके हो गए इंसाअल्लाह खां हो गए, लल्लू लाल हो गए, सदल मिश्र हो गए, इनकी अपेक्षा इन्होंने थोड़ा कम ही लिखा है, यही ना बताना चाहते हैं। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है सुख सागर है, सदा सुखलाल। देखिए यहाँ पर भी सुख छिपा हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे आप पकड़ सकते हैं। अब आगे चलिए बच्चों, देखिए यहाँ से खड़ी बोली के विकास में ईसाई धर्म प्रचार। अब ये देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी पूर्ण रूप से सहयोग किया। क्यों किया? क्योंकि उनको भी अपने धर्म का प्रचार करना था, और किस भाषा में करते, जिस भाषा में वहां की जनता समझ पा रही थी। इसलिए उन्होंने भी हिंदी में खड़ी बोली में गद्य का विकास किया, बाइबल का भी अनुवाद करवाया हिंदी में, कि लोग अधिक से अधिक लोग पढ़ें, प्रचार प्रसार हो। भाषांतर अर्थात अनुवाद कराया हिंदी भाषा में अपने धर्म के प्रचार के लिए, संचार के लिए। फिर बच्चों देखिए 1813 में बिल फोर्स जो थे, ये एक्ट पास होने के पश्चात इन्हें स्वयं के धर्म के संचार की जो अनुमति मिल गई बच्चों, तब से ईसाई ने अपने धर्म का यथेष्ट संचार किया। इन्होंने एक ओर तो मुफ्त में ईसाई धर्म की पुस्तकें और वह पैम्फलेट लोगों में वितरित किए, और दूसरी ओर छोटे छोटे जो हैं क्या कहते हैं मिशन भी प्रारंभ किए अपने धर्म के प्रचार के लिए। फिर आइए बच्चों आगे चलते हैं। 1817 में कलकत्ता बुक सोसाइटी, इसके पहले भी अभी आपने पढ़ा है, और 1833 में आगरा बुक स्कूल सोसाइटी की स्थापना हुई, और यहाँ से बहुत सारे पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। हिंदी विकास में पत्र पत्रिकाओं का भी बड़ा योगदान रहा बच्चों, पत्र पत्रिकाओं का। भारतेंद्र पूर्व का जो काल था, इसमें हिंदी का पहला जो समाचार पत्र है ये उदंत मार्तंड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये उदंत मार्तंड, और कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और उसके बाद ये बंगदूत प्रकाशन हुआ था भी बच्चों 1829 में कलकत्ता से ही। और राजा राम मोहन राय का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने प्रकाशित करवाया था, राजा राम मोहन राय बंगदूत को। फिर आते हैं बच्चों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये उर्दू भाषा को, इनका उर्दू भाषा से ये ज्यादा समर्थक थे, उर्दू भाषा में ज्यादा कविताएं और रचनाएं नाटक सब लिखते थे, और इनका अखबार था बनारस अखबार। अब पूछ लेगा, क्वेश्चन आ सकता है कि बनारस अखबार किसका था, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का था। और फिर इसी क्रम में इन्होंने समाचार सुधा वर्षा का दैनिक, ये मतलब रोजाना जो पत्रिका आती है, समाचार पत्र जो आते हैं, प्रारंभ किया। और फिर उसके बाद पंजाब में भी शुरुआत किया, किसने, नवीन चंद्र राय ने। ज्ञान प्रकाशनी का पत्रिका को निकाला इन्होंने। अब देखिए बच्चों, ये आते हैं, क्या नाम है इनका, ये राजा शिव, ये इनको ध्यान में रखिएगा बच्चों कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे ना बच्चों, तो ये विद्यालयों के लिए तमाम पाठ्य पुस्तकों को इन्होंने प्रारंभ करवाया। किसके लिए? अपनी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। और फिर ये आते हैं लक्ष्मण सिंह बच्चों, ये संस्कृत शुद्ध के समर्थक थे, मतलब संस्कृत विषय के, हिंदी शुद्ध, जो संस्कृत विषय से जो शुद्ध हिंदी होती थी बच्चों, उसके प्रचार प्रसार में इन्होंने योगदान दिया। कौन? लक्ष्मण सिंह ने। और वहीं पर शिव प्रसाद सितारे हिंद, यहाँ पर दोनों जगह राजा लिखा हुआ ना बच्चों, ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये शिव प्रसाद जो सितारे हिंद थे, और ये लक्ष्मण सिंह थे, दोनों को देखिए, फोकस कीजिए, ये उर्दू के समर्थक थे और ये संस्कृत के समर्थक थे। आइए बच्चों आगे चलते हैं। अब एक बात और, ये देखिए लक्ष्मण सिंह जो है बच्चों, ये इन्होंने शकुंतला जो नाटक है किसका लिखा हुआ है, आप जानते हो, कालिदास द्वारा रचित है, जानते हो ना, कालिदास का नाम सुना है, कालिदास द्वारा रचित है। इसको अनुवाद करवाया था इन्होंने, किसमें? संस्कृत से खड़ी बोली में। किसने करवाया? राजा लक्ष्मण सिंह ने, अपने हिंदी प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। आइए बच्चों अब हम आते हैं, अभी तक हमने कहाँ पढ़ा? भारतेंदु, ये देखिए ये देखिए भारतेंदु पूर्व युग हमने पढ़ा, ये देखिए, ठीक। और अब हम चलते हैं भारतेंदु युग पर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, आगे हर क्लासेस में बनते जाएंगे क्वेश्चन। अभी से आप डीपली नॉलेज रखेंगे बच्चों, तो ये आपको बड़ा आसानी रहेगा, आप अलग और बच्चों से अलग रहोगे, आपको चीजों की जानकारी रहेगी, तो आप अन्य बच्चों से अलग रहोगे। देखिए बच्चों, अब आइए भारतेंदु पर हम लोग चलते हैं। भारतेंदु को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है, अर्थात बच्चों जो ये वर्तमान समय में जो हिंदी का सर्वाधिक विकास हुआ, निम्न विधाओं में, विधाओं अर्थात कहानी, नाटक, विधा अर्थात बच्चों होता है कहानी,
एक मिनट। कहानी हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया। देखिए बच्चों, ये सारी चीजें इसको विधा कहते हैं। संस्मरण हो गया, इस तरह से। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इनके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काफी विकास किया। किसका? निम्न तमाम प्रकार की विधाओं, कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, यात्रा वृत्त इनके समय में ज्यादा लिखा गया। और ये जो भारतेंदु युग का जो ये प्रारंभ है बच्चों, ये 1850 से 1900 ईस्वी तक की अवधि को भारतेंदु युग कहते हैं, यह माना जाता है। यहाँ तक 1850 में तो भारतेंदु जी का जन्म ही हुआ था। 1850 से आगे और 1900 तक ये भारतेंदु युग माना जाता है बच्चों। भारतेंदु ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो अरबी फारसी प्रधान हिंदी और राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत निष्ठ हिंदी के बीच का मार्ग निकाला था। यहाँ पर समझ में आ रहा बच्चों कुछ? ये क्या कह रहे हैं कि जो भारतेंदु जी थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, तो ये आपको हमने बताया अभी ऊपर कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो क्या थे, उर्दू शैली के समर्थक थे, उर्दू अर्थात अरबी फारसी में। और वहीं पर जो आपके राजा लक्ष्मण सिंह थे, ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया, ये बीच का रास्ता निकाला कि ना मतलब उर्दू में बहुत वो रहे, उर्दू को ना छोड़ा जाए, ना हिंदी को ही छोड़ा जाए, दोनों को लेके चले। इस तरह से बीच रास्ता निकाला। और हिंदी खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु जी का काफी योगदान रहा। और इन्होंने क्या, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र नामक मैगजीन उन्होंने प्रारंभ किया, हरिश्चंद्रिका और बाला बोधनी। तो ये हरिश्चंद्र तो आप याद हो जाएगा क्योंकि हरिश्चंद्र ने ही शुरू किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और बाला बोधनी थोड़ा सा आप याद करना पड़ेगा, 2-4 बार आप ऐसे बोलेंगे कि बाला बोधनी पत्रिका हरिश्चंद्र द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, ऐसे पत्रिकाओं के निबंधों में दर्शक इस तरह से बाला बोधनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाला बोधनी, ऐसे नहीं बाला बोधनी और भारतेंदु हरिश्चंद्र, इस तरह से मिलाते हुए पढ़िए। आगे देखिए बच्चों, भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल जो स्वर था वो नवजागरणकार था। वो चाहते थे कि अब नए तरह से लोग जागें, ना तो क्या कहते हैं उर्दू को विशेष महानता दी जाए, ना तो हिंदी को ही बहुत वो दिया जाए, दोनों को समावेश लेके ज्यादातर हिंदी का ही बोलबाला रहे, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा थी, सनातन भाषा थी। तो इसलिए हिंदी में ज्यादा चीजें होनी चाहिए। लोग जागरूक होंगे, चीजें पढ़ पाएंगे, जब अपनी भाषा में रहेंगे तो पढ़ेंगे, जानेंगे तो जागरूक होंगे। आगे देखिए बच्चों, इनके जो प्रमुख रचनाकार हैं किसके, भारतेंदु मंडल के। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो है ही, पंडित प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन भी हैं, बालकृष्ण भट्ट भी हैं, और अंबिका दत्त व्यास और राधा चरण गोस्वामी, और ठाकुर जगमोहन, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी और राधा कृष्ण आदि ये थे बच्चों भारतेंदु मंडल के। अभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है आपके, अब चूंकि आपके सिलेबस में दिया है तो बन सकता है, और यहाँ पर नहीं बना तो आपको हाई स्कूल में तो 101% बनेगा कि भारतेंदु मंडल के कवियों का निम्न में से कौन नहीं है, या एक दे देंगे कि कौन है। तो इस तरह से आप याद किए रहेंगे तो आप सही टिक लगा लेंगे, या ऑनलाइनर में पूछ लिए तो उसमें आपको लिखना पड़ जाएगा। उसके बाद बेटा, हिंदी के विकास में काशी नागरी परसाणी जो सभा है और इंडियन प्रेस प्रयाग का योगदान भी बहुत अधिक रहा। किसमें, हिंदी भाषा के विकास में। आगे अब देखिए बेटा, ये देखिए काशी नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ। कहाँ से हुआ, काशी नागरी प्रचारणी सभा से हुआ। कहाँ से हुआ बेटा, सरस्वती पत्रिका, तो काशी नागरी प्रचारणी सभा से हुआ। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि किसका है सरस्वती पत्रिका, तो आप बताएंगे बच्चों की आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र, देखिए लिख देते हैं रामचंद्र, इसको आप कॉपी में उतार लीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी का है। और इसके संपादक कौन थे बच्चों, तो ये देखिए चिंतामणि थे, चिंतामणि घोष। और 1903 में बच्चों ये देखिए, यहां पर अब आपके द्विवेदी युग में आ जाते हैं। यहां पर 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हो गए, कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और बच्चों ये जो आपका द्विवेदी युग है ना,
ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही रखा गया था। आगे सरस्वती पत्रिका का 20वीं शताब्दी के प्रारंभ चरण का विश्वकोश कहा गया है। किसको? सरस्वती पत्रिका को। आगे 1900 से 1920 तक ईस्वी तक ये देखिए बच्चों, ये द्विवेदी युग बना। कब से कब तक? 1900 से 1920 अर्थात 20 वर्षों तक। इसमें ये डॉक्टर नगेंद्र जो थे ना बच्चों, ये द्विवेदी युग को क्या कहे? जागरण सुधार काल कहा। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जागरण सुधार काल डॉक्टर नरेंद्र ने किस युग को कहा? या ऐसे पूछ सकता है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? तब आप बताएंगे डॉक्टर नरेंद्र। फिर आगे चलते हैं बच्चों, ये देखिए, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग पर विशेष बल दिया। लेखकों, कवियों, रचनाओं, वर्तनी, व्याकरण संबंधी त्रुटियों को स्वयं संशोधित करते थे। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं सब संशोधित करते थे। किसके? वे जो और तमाम लेखक कवि होते थे, उनकी जो वर्तनी संबंधी अशुद्धि होती थी, व्याकरण संबंधी अशुद्धि होती थी, उसको ये स्वयं सही करते थे और शुद्ध लिखने के लिए प्रेरित भी करते थे कि आप शुद्ध लिखिए। फिर आगे बच्चों देखिए, द्विवेदी के जो प्रमुख कवि है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो आते हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी को तो देखा ही, उन्हीं के नाम पे शुरुआत ही हुआ द्विवेदी युग का। अब फिर आपके रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं, नाथूराम शर्मा शंकर, सिया राम शरण गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर और राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये सब बच्चों आपके आते हैं कहाँ पर? द्विवेदी युग में आते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम यहीं से थोड़ा सा वीडियो छोटा ही रखेंगे। आप जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा के भी सुन लीजिएगा और एक बार ऐसे सुन लीजिएगा और फिर उसके बाद 2-3 बार बीच बीच में आप प्लेलिस्ट में हम ये सब वीडियो डालते जाएंगे। आपका जो गद्य साहित्य का जो इतिहास है बच्चों, ये अलग हम प्लेलिस्ट बना देंगे। आप जब वो क्या कहते हैं, जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो के नीचे मोर लिखा रहेगा, आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपका प्लेलिस्ट आ जाएगा। वहीं से आप देखिएगा और वहां पर क्लिक कर दीजिएगा और प्लेलिस्ट पूरा डाउनलोड कर दीजिएगा और शुरू से आखिरी तक जितने इसमें वीडियो संबंधित होंगे, इससे संबंधित जब आगे क्वेश्चन आंसर सब करवाएंगे तो सीरियल वाइज सब रहेगा। उसमें क्या होता है बच्चों, सीरियल वाइज हर वीडियो होता है, इससे आपको छूटेगा नहीं। आपने पहला पढ़ा तो जस्ट आपको तुरंत दूसरा वीडियो मिल जाएगा। और जब सीरियल वाइज आप चीजें पढ़ लेंगी, सुन लेंगी 2 से 4 बार, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे और सही आंसर लगा लेंगे। एग्जाम तक अच्छे आंसर फटाफट लिखाएंगी। किसी को इधर उधर देखना नहीं, अपनी कॉपी उठाइए और लिखते जाइए और सबसे पूरे क्लास में सबसे अधिक नंबर लाके और दिखा दीजिए कि हम कितना मतलब कहाँ से पढ़े। तो इस तरह से बच्चों अब हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बस आपको यही सलाह देंगे कि आप मेहनत करते रहिए, पढ़ाई से कभी पीछे मत भागिएगा बच्चों, ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। तो अब यहीं से अब अच्छा बच्चों रख रहे हैं। जय हिंद बच्चों।